Good morning, my dear students. Today we'll start the next chapter of the geography, that is chapter 4, and the name of this chapter is the air. एयर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हवा जो कि सिर्फ महसूस की जा सकती है और देखी नहीं जा सकती है. See, our earth is surrounded by a huge blanket of air. This is called the atmosphere. Though many of the planets in the solar system have atmosphere of their own, none has an atmosphere like us, one that supports life. The meaning of the atmosphere is sphere of vapor. Earth, the place where all the four realms of the earth, the place where all the phenomena related to weather and climate such as wind, storm, snow and rain occur. The gravitational pull of the earth holds the atmosphere to it. See, एक फिगर आप देखिए, ये अर्थ की ऊपरी सतह की फिगर है. ठीक है, इसके ऊपर आपको एक लेयर सा नज़र आ रहा होगा. ये जो लेयर है ना, ये ब्लैंकेट है, एक तरीके का एयर है, इसी को एयर कहते हैं. ठीक है, जिसको जो कि हमारे अर्थ में चारों तरफ से ऐसे अर्थ को घेरे हुए हैं, और इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. दो मेनी ऑफ द प्लैनेट्स, मतलब सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके पास जहाँ पर अलग अलग तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, लेकिन किसी भी प्लैनेट के पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके. जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी एक्चुअल मीनिंग होती है स्फीयर ऑफ वेपर, मतलब हवा का एक लेयर. अर्थ अर्थ जो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वेदर से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड सारे फिनोमेनन वर्क करते हैं. जैसे हवा भी चलती है, स्नो भी होता है, बारिश भी होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसको जो ग्रेविटी है हमारी अर्थ की, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करके खींच कर रखे रहती है, जिससे कि वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है. अब देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर. एयर जो है वो बहुत सारे अलग अलग गैसेस से मिक्स होकर के बना है. ठीक है, जैसे कि देखिए आप ये फिगर में देखिए, नाइट्रोजन इसमें 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और 1% जो गैसेस रेस्ट बच जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स, वोल्केनिक एसिड्स या स्मोक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है, चलिए हम जानते हैं इन गैसेस के बारे में. उससे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, ह्यूमन बीइंग को या प्लांट को, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है. कैसे? जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ऊपर के जो अर्थ के ऊपर जो लेयर है एयर का, वो जो लेयर है वो सन से आने वाली सारी किरणों को फिल्टर करता है. ठीक है, और फिल्टर करने के बाद वो जो प्योर रेडिएशंस होते हैं ना, उसको वो हम तक पहुंचाता है, और जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उसको वो अपनी लेयर तक ही रखता है, उसको वो नीचे भेजता ही नहीं है. तो पहला पॉइंट ये था कि इट अलाउज द रेडिएशन फ्रॉम द सन टू एंटर द बायोस्फीयर बट ब्लॉक्स आउट द हार्मफुल रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये सन से निकलने वाली एक रेडिएशन है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है. इट कंटेन्स ऑक्सीजन, द गैस नीडेड बाय द लिविंग बीइंग टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू सर्वाइव. जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि हम लिविंग बीइंग को ज़िंदा रखने के लिए या सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ टू मेक देयर फूड. कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और वो जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके द्वारा प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपने लिए खाना बनाते हैं. The moisture present in the atmosphere is in the form of water vapor is an essential part of the water cycle. देखिए जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर बहुत सारा वाटर वेपर भी पाया जाता है.
बहुत जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के, हवा में घूमते रहते हैं, ये जब ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा होते हैं, जब बड़ा फॉर्म में चेंज होते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ ये ठंडे होते हैं, ठंडा होने के बाद ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्लाउड के से फिर बारिश होती है। तो ये पूरा जो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, इसके लिए भी एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को। It is the most abundant gas in the air. Both plants and animals need it directly from the air, but they can't absorb it directly from the air. The bacteria present in the soil break it into usable form to be utilized by the plants. Animals get it by eating the plants. नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस होता है एयर का, और एनिमल्स और प्लांट्स सभी को के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जो मिट्टी में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ना, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम वहाँ पर पेड़ लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो उन पौधों में उनके रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन पहुँच जाता है, और फिर जब हम उस ट्री से निकलने वाले फ्रूट को या ग्रेन्स को खाते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में आ जाता है। मतलब इम्पॉर्टेंट है, मगर हम उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम उसको इनडायरेक्टली थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ द सेकेंड इज ऑक्सीजन. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एविडेंट गैस इन द एयर. इट इज़ मोस्ट एज वेल as all living beings need it for their survival. Ozone layer save us from the harmful radiation of the sun is a form of oxygen. ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि वो उसी के द्वारा ब्रीथ करता है। और ओजोन जो है, अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है जो कि ऑक्सीजन से बनी हुई है, वो हमें रेडिएशन से बचाता है, हार्मफुल रेडिएशन से। हमारा लास्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड. दो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली 0.03% of the air, it is of vital importance. Plants need this gas for photosynthesis as to make food. During this process, they release oxygen, which is utilized when the living things respire and release oxygen. This dual process ensures the oxygen-carbon dioxide balance, which is disturbed when the trees are cut down. सी द कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ अपने फूड को बनाने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। उन फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, और जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो डुअल प्रोसेस है ना, इस डुअल प्रोसेस जो है ये एटमॉस्फेयर को के बैलेंस को बना के रखता है। लेकिन ये डिस्टर्ब कब होता है? जब पेड़ों को काटा जाता है। मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा कौन? और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो एटमॉस्फेयर में उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ट्रीज़ कट नहीं करना चाहिए। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है उसकी हाइट और टेम्परेचर के बेस पर. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्राटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, इसके बाद थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर. ये फिगर देखिए आप, ये फिगर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा. अर्थ की सबसे ऊपरी सतह जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर होती है. ये किलोमीटर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना. चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रोपोस्फेयर. It is the lowest and the most important layer of the atmosphere. It is also the densest zone. Its average height is 13 km. The thickness varies from 8 km at the poles, 18 above the equator. See, ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि काफ़ी डेंस्ड होती है, और इसकी हाइट लगभग 13 किलोमीटर की होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो वैरी करती है
अलग अलग जगहों पर। जैसे पोल्स पर वो 8 किलोमीटर की होती है और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर की हुआ करती है। Most all weather phenomena such as cloud, rainfall, snowfall, storm, fog, lightning, etc. occur in this zone. मतलब वेदर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बादल कड़कना या फिर फॉग बनाना या फिर स्नोफॉल कराना या क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। Above the troposphere lies the stratosphere, which extends up to the height of 50 km. The temperature here gradually decreases due to the lapse rate up to 20 km, but increase thereafter. It is clear and dry zone. सी जो स्ट्राटोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो शुरुआत में कम रहता है, लेकिन जब 20 किलोमीटर के ऊपर जाता है तो वो इंक्रीज़ करने लगता है। इट इज़ अ क्लियर एंड ड्राई जोन, इसे ड्राई जोन भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर जो है वेदर से रिलेटेड फिनोमिनॉन कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पर जब क्लाउड्स और स्टॉर्म्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जेट प्लेन्स उड़ाना आसान होता है। मतलब जेट प्लेन्स जो उड़ते हैं वो इसी लेयर्स में उड़ते हैं। Our next point is mesosphere. It is the third layer of the atmosphere which lies above the stratosphere. ये स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर है जिसको मेसोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर की हाइट तक इंक्रीज करता है। द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ एल्टीट्यूड एंड ड्रॉप्स टू as low as 110 degrees Celsius near the top bound by mesopause. It is very rarefied zone but thick enough to stop meteoroids, rock fragments from space and burn them up with fairy tales in the night sky. They are called meteors. The upper limit of the mesosphere is called menopause. See, ये जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर जो है ये स्ट्राटोस्फेयर जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। यहाँ का टेम्परेचर भी पहले डिक्रीज़ करता है और उसके बाद फिर इंक्रीज़ करता है, जो कि 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये एक बहुत ही अलग तरह का जोन होता है जहाँ पर जो मेट्रॉइड्स होते हैं या स्पेस से आने वाले जो कॉमेट्स होते हैं या रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ये अपने तक रोकता है। दे आर कॉल्ड मेटोर्स। द अपर लिमिट जो होता है मेसोस्फेयर का उसे मेसोपॉज भी कहा जाता है। हमारा फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। एबव द मेसोस्फेयर लाइज द थर्मोस्फेयर और द वॉन लेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर हम कौन सा लेयर पाते हैं? थर्मोस्फेयर, और इसे वॉन लेयर भी कहा जाता है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक ऊपर तक की हाइट में जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और ये धीरे धीरे लेकिन यहाँ का एटीट्यूड बढ़ता जाता है। कम्युनिकेशन जो होता है, लोगों से बात करना या जो हम टेलीकास्ट देखते हैं टीवी पर या रेडियो पर, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये इसी स्फेयर के अंतर्गत होती हैं और इसकी जो अपर लेयर होती है इसे थर्मोपॉज कहा जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर लाइज अबव द थर्मोपॉज एंड इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. It extends up to a height of 1600 किलोमीटर and merges into the interplanetary space. एक्सोस्फेयर जो होता है वो थर्मोस्फेयर के ऊपर की लेयर को कहते हैं और ये एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर का सतह होता है जो कि 1600 किलोमीटर तक की रेंज में फैला होता है और ये स्पेस इंटरप्लैनेटरी जो स्पेस होती है, स्पेस की शुरुआती, वहाँ पर जाकर इसके साथ मिलता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ की हवा जो होती है वो एकदम क्लीन होती है और यहाँ पर सिर्फ वही गैसेस पाई जाती हैं जो कि एकदम हल्की होती हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम। होप आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।